नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, भारी नुकसान के बाद भी रूस जारी रख सकता है युद्ध, अगले कुछ दिन अहम। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद आईएईए से कटा संपर्क, एजेंसियां हैरान। यूक्रेन से निकाले जाने पर पाकिस्तान की महिला अस्मा ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, बोली बड़ी मुश्किल हालात में थी। उत्तराखंड में मतगणना से पहले उठापटक तेज, कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के होटलों में शिफ्ट करने की तैयारी। कोरोना से राहत के बीच फिर बढ़ी संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 145 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी पहुंचे 50,000 के नीचे। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के अलावा दुनिया के दूसरे देश लगातार रूस पर अलग अलग पाबंदी लगा रहे हैं और इन पाबंदियों से रूस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इसके बाद भी रूस युद्ध रोकने को अभी भी तैयार नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस आगे भी भारी नुकसान के बाद भी युद्ध जारी रख सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि युद्ध अभी आगे भी जो है रूस जारी रख सकता है और अगले कुछ हफ्ते यूक्रेन के लिए काफी भारी रह सकते हैं। रूस यूक्रेन को जीतने के लिए आने वाले दिनों में हमला और तेज कर सकता है। एजेंसी को लगता है कि पुतिन अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। अमेरिका पहले ही उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की है। उन्होंने दावा किया है कि यह कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इससे अमेरिकियों, विशेष रूप से गैस पंप पर लागत बढ़ जाएगी। बाइडेन की इस घोषणा के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि इस फैसले को दुनिया भर में किस किस तरीके से उस पर असर पड़ेगा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद उसका संपर्क आईएई से कट चुका है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में लगाए गए सेफगार्ड्स मॉनिटरिंग सिस्टम से डेटा नहीं आ पा रहा है, उससे संपर्क टूट चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले के बाद ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने के 7 और अधिक सख्त प्रतिबंधों का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हवाई क्षेत्र सुरक्षित हैं। यूक्रेन के 44 वर्षीय नेता जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के माध्यम से निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। जेलेंस्की का सांसदों ने खड़े होकर अभिवादन भी किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि रूस ने आक्रमण शुरू करने से पहले यूक्रेन के प्रतिरोध की ताकत कम करके आंकी थी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कई रूसियों के हताहत होने की आशंका है। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एविल हेंस ने कांग्रेस की एक समिति से कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में हार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी जीत संघर्ष के प्रभाव को बढ़ा सकती है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का आज 14वां दिन है। 14वां दिन में भी यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हुए हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों में अब तक हर जगह तबाही नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन पर हमले को देखते हुए सभी देश अपने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए हैं। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला है। वहीं अब एक पाकिस्तानी महिला ने उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। महिला ने कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया, हम सुरक्षित निकालने के लिए। महिला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को एक पाकिस्तानी महिला बताती है। वीडियो में वो कहती हैं कि मेरा नाम अस्मा शरीफ है, मैं कीव में भारतीय दूतावास समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें यहां से सुरक्षित निकाला। उन्होंने आगे कहा कि वो बेहद मुश्किल माहौल में फंसी हुई थी और भारतीय अधिकारियों ने उनकी मदद कर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। इसके लिए पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रों के मुताबिक अस्मा को भारतीय अधिकारियों द्वारा बचाया गया और बाहर निकालने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते उन्हें वापस लाया गया। जानकारी के मुताबिक अस्मा जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में जोड़ तोड़ की चर्चा के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान जैसे कि छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है।
गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतगणना से पूर्व देहरादून के एक होटल में कांग्रेस का वार रूम सक्रिय हो गया है। पार्टी नेताओं ने बंद कमरे में बैठकों का दौर वो चल रहा है। पार्टी के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लगा रहा है। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल 42 से 45 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरे नेता भी इसी आंकड़े के आसपास रह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी खंडित जनादेश को लेकर भी घबराई हुई है। वह ऐसी ही स्थिति के लिए वक्त से पहले सचेत हो जाना चाहती है, इसलिए मतगणना के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। मतगणना के दिन हर पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस का एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह मतगणना के दौरान प्रत्याशी की सहायता करे। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहायता भी ली जाए। चुनाव नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायक पर्यवेक्षक की सुरक्षा में रहेगा। सूत्रों के अनुसार जीते हुए विधायकों को कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में उपस्थिति पर भी सवाल किया है। मंगलवार को राहत मिलने के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 600 अधिक हैं। वहीं इस दौरान 145 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 46,962 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह 1% से नीचे रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो यह बढ़कर 98.69% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.20% हो गई है। वहीं मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में जो है 3,993 केस जो है वो सामने आए थे और इस दौरान 108 लोगों की महामारी की वजह से दम उन्होंने तोड़ दिया था। दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2 मौतें दर्ज की गई हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, भारी नुकसान के बाद भी रूस जारी रख सकता है युद्ध, अगले कुछ दिन अहम। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद आईएईए से कटा संपर्क, एजेंसियां हैरान। यूक्रेन से निकाले जाने पर पाकिस्तान की महिला अस्मा ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, बोली बड़ी मुश्किल हालात में थी। उत्तराखंड में मतगणना से पहले उठापटक तेज, कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के होटलों में शिफ्ट करने की तैयारी। कोरोना से राहत के बीच फिर बढ़ी संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 145 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी पहुंचे 50,000 के नीचे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। यूक्रेनी दूतावास में दुनिया भर से करीब 16,000 लोगों ने स्वयंसेवक के तौर पर लड़ने के लिए पत्र लिखे, आवेदन किए हैं। अब सामने आया है कि इसमें भारतीय नौसेना के 2 पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु मूल का एक अन्य भारतीय विद्यार्थी पहले ही यूक्रेन में रहते हुए रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठा चुका है। सूत्रों के अनुसार भारत के 2 पूर्व नौसैनिक द्वारा यूक्रेन के डिफेंस अटैची को यह पत्र भेजे जा रहे हैं। एक पत्र में खुद को नौसेना में 23 साल का मैकेनिकल सिस्टम का अनुभव रखने वाला पूर्व सैनिक बताते हुए एक अधिकारी ने आवेदन किया है। वह यूक्रेन की सेना से तत्काल जुड़ना चाहता है। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने भी ऐसा ही पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद इन अधिकारियों ने यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की है, जहां उनके पासपोर्ट, अनुभव व अन्य चीजों के दस्तावेज, नाम, पते, फोन नंबर आदि दर्ज है। उनका निवेदन स्वीकार करने पर यूक्रेनी सरकार ने अभी तक औपचारिक सहमति नहीं दी है। तमिलनाडु के रहने वाले 21 साल के सैनिक किशन रविचंद्रन ने जॉर्जियाई नेशनल लीजन ज्वाइन की है।
इस लीजन का काम जो है यूक्रेन के लिए अर्धसैनिक बल के तौर पर रूस से युद्ध लड़ना है। रविचंद्रन खारकीव के राष्ट्रीय एरोस्पेस विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री लेने गया था। वह मद्रास क्लब में औपचारिक पायलट भी रहा है। यूक्रेन की प्रतिष्ठा के लिए जय हिंद का संदेश उसने यूक्रेन के झंडे के साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने नया खुलासा किया है। चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में ऑर्गन 40 गैस फैली हुई है। इस खुलासे से चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारियां हासिल हो सकेंगी और अध्ययन में मदद भी मिलेगी। इसरो ने बताया कि वैसे तो चंद्रमा पर इस गैस की मौजूदगी पहले भी मिली थी, लेकिन ताजा खोज में इसके लिए उन क्षेत्रों में होने का पता चला जिनका अनुमान वैज्ञानिकों को पहले नहीं था। यह खोज ऑर्बिटर पर मौजूद चंद्रमा के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने की है और एक यह मास स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है। यह उपकरण तत्वों के घनत्व, उसके मूल केमिकल व मॉलिक्यूल्स के ढांचे आदि को मापने का काम करता है। इसरो नई खोज के बारे में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम वैज्ञानिक जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। चंद्रयान 2 मिशन के तहत 2019 में चंद्रमा की सतह पर जो है लैंडर व रोवर उतारे जाने थे, लेकिन मिशन का वह हिस्सा विफल रहा था। मिशन का पहला भाग, इसका ऑर्बिटर सफलता से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसमें लगे उपकरण कम से कम 7 साल तक चंद्रमा पर विभिन्न खोज करते रहेंगे। इस साल के आखिरी में इसरो चंद्रयान 3 मिशन भी तेज कर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश में हर साल 5 लाख हादसे होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मशीन विजन एंड ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सड़क सुरक्षा चिंता का बड़ा कारण है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह बड़ी चुनौती है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं और 3 लाख लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में से 70% की उम्र जो है 18 से 45 साल के बीच की होती है। इसी कारण सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। उन्होंने AI के उपयोग के लिए क्षेत्र भी चिन्हित किए हैं। गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक नई उन्नत यातायात निगरानी प्रणाली लागू की है और हम कानून संबंधी सूचनाओं, टोल कनेक्शन आदि के लिए नंबर प्लेट की स्वतः पहचान NPR सिस्टम से ही कर रहे हैं और इन सभी स्वचालित और डिजिटल प्रक्रिया का मकसद सड़क सुरक्षा और वास्तविक समय पर दुर्घटना प्रबंधन को सुधारना है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर अब कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है और एक और इन छात्रों को स्वदेशी मेडिकल कॉलेजों में ही प्रवेश दिलाने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा संगठन इसके विरोध में है और इसी बीच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सूत्रों ने जानकारी दी है कि फिलहाल इन छात्रों के भविष्य को लेकर फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि यूक्रेन से लौटे अधिकांश MBBS के छात्र हैं। विदेश में MBBS की पढ़ाई को लेकर देश में पहले से ही नियम कानून है और अगर जल्दबाजी के साथ संशोधन किया गया तो आगामी दिनों में यह एक बड़ा विवाद भी बन सकता है। हालांकि दूसरी ओर NMC के इसी निर्देश को लेकर छात्राओं ने ऐतराज भी शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के नजफगढ़ निवासी मिताली आहूजा बताती हैं कि NSC से अपने निर्देशों में छात्रों से डॉक्यूमेंट दिखाने की शर्त रखी गई है। पिछले कुछ समय से दिल्ली वासियों को सर्द मौसम, बारिश और तेज हवाएं परेशान किए हुए थी। पहाड़ों की ओर से बदला मौसम सीधे दिल्ली को प्रभावित कर रहा था। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली में एक बार फिर बुधवार और गुरुवार को यानी कि 9 और 10 मार्च को बादल छाए रहेंगे। साथ ही कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद दिल्ली का मौसम साफ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 10 मार्च के बाद गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को, गुरुवार को मौसम में बदलाव तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसका असर है तापमान पर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। यानी बादल छाए रहने और हल्की बारिश रहने के बावजूद शुक्रवार से तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देने लगेगी। शुक्रवार से प्रतिदिन तापमान में इजाफा होगा और 14 मार्च को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी दिल्ली का मौसम साफ रहा और दिन के समय लोगों को तेज धूप ने परेशान किया। मंगलवार को लोधी रोड और नजफगढ़ मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी कि यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से इस बार तेज सर्दी रही थी, उसी तरह आने वाले दिनों में गर्मी पर भी
जो है वो अपने चरम पर रहेगी और ऐसे में विभाग के अनुसार 14 मार्च के बाद गर्मी लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, भारी नुकसान के बाद भी रूस जारी रख सकता है युद्ध, अगले कुछ दिन है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद आईएईए से कटा संपर्क, एजेंसियां हैरान। यूक्रेन से निकाले जाने पर पाकिस्तान की महिला अस्मा ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, बोली बड़ी मुश्किल हालात में थी। उत्तराखंड में मतगणना से पहले उठापटक तेज, कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के होटलों में शिफ्ट करने की तैयारी। कोरोना से राहत के बीच फिर बढ़ी संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 145 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी पहुंचे 50,000 के नीचे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। वहां बीजेपी ने बाजी मार ली थी। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने इस बार सभी चुनावी राज्यों में पहले से अपने अपने सिपह सलाहकार को उतार दिया है और गोवा में किसी भी तरह की गलती पिछली बार की तरह ना हो, इसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गोवा डेस्क इंचार्ज दिनेश गुडू राव गोवा पहुंच गए हैं। गोवा पहुंचते ही पी चिदम्बरम ने कहा है कि हम पिछली बार की गलतियां नहीं करेंगे और इसलिए इस बार हम आप और तृणमूल से भी बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चिदम्बरम ने आप और तृणमूल पर बरसते हुए कहा था कि दोनों पार्टी वोट कटवा है और दोनों पार्टी में दल बदलुओं की भरमार है। उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टी गैर भाजपा वोटों को काटने के लिए यहां लाई गई हैं और दोनों पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हम ममता बनर्जी की तृणमूल और केजरीवाल की आप सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार हम सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार हम दोहरी रखवाली कर रहे हैं और किसी भी हाल में अपने घर चोरी नहीं होने देंगे। 2017 में कांग्रेस ने गोवा में 17 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी ने 13 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। 2 साल के बाद कांग्रेस के लिए और भी शर्मनाक स्थिति आ गई तब जब उसके 15 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ले ली। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मायावती ने इसके लिए बीएसपी में राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से जिम्मेदारी तय की है। बसपा सुप्रीमो ने इसके तहत अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी है। बसपा में राष्ट्रीय स्तर पर अब बस एक कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहेंगे। रामजी गौतम को इस पद से हटा दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कोर कमेटी के 2 दिवसीय बैठक में यह फैसला किया है। पार्टी के मुताबिक वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के सभी राज्यों को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं जो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक उत्तराखंड और गोवा में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त करने जा रही है। गोवा और उत्तराखंड को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई है और इसके साथ ही इन दोनों राज्यों की राजधानियों में राजनीतिक दलों ने चुनाव के बाद परिदृश्य के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के नेता बुधवार को एक होटल में एकत्रित होंगे और जबकि पार्टी उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ करने के विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में तैनात किया है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार, जिन्होंने पहली
पहले भी कई बार बहुमत के आंकड़े से पीछे रहे, पर पार्टी के लिए सरकार गठन में अहम भूमिका निभाई है। गोवा में विशेष पर्यवेक्षक होंगे। महासचिव मुकुल वासनिक, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और विसेंट पाला को मणिपुर भेजा गया है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को पंजाब में, जबकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देहरादून में तैनात किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह अब यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। यही वह बड़ा मुद्दा है जिसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। मॉस्को को शांत करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट संकेत में जेलेंस्की ने कहा कि वो दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था, मान्यता दी थी और सोमवार रात प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि गठबंधन विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ भी मांग रहा हो। गौरतलब है कि रूस ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना नहीं चाहता। यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देकर दुनिया को चौंका देने से कुछ समय पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन भी अपने संप्रभु और स्वतंत्र के रूप में मान्यता उन्हें दी जाए। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो जेलेंस्की ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड और जामा मस्जिद थाना इलाके में 2 नए पिंक बूथ का उद्घाटन किया है। इन 2 नए पिंक बूथों के साथ अब दिल्ली की सेंटर डिस्ट्रिक्ट में 12 पिंक बूथ हो गए हैं और दिल्ली पुलिस पिंक बूथ को उन भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बना रही है जहां महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा रहती है। पिंक बूथ मार्केट, स्कूल और कॉलेज के आसपास बनाए जा रहे हैं। इससे पहले 22 अक्टूबर को करोल बाग थाना क्षेत्र की चन्ना मार्केट में पहला पिंक बूथ बनाया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, भारी नुकसान के बाद भी रूस जारी रख सकता है युद्ध, अगले कुछ दिन अहम। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद आईएईए से कटा संपर्क, एजेंसियां हैरान। यूक्रेन से निकाले जाने पर पाकिस्तान की महिला अस्मा ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, बोली बड़ी मुश्किल हालात में थी। उत्तराखंड में मतगणना से पहले उठापटक तेज, कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के होटलों में शिफ्ट करने की तैयारी। कोरोना से राहत के बीच फिर बढ़ी संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 145 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी पहुंचे 50,000 के नीचे।